चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने कल दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, इनफैक्ट तीन। वन वाज द मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास पे वॉल्यूम परसेंटेज, इन जनरल परसेंटेज। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था बेटा पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी बात की हुई है। मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, और एक और क्वेश्चन उस पर हम सॉल्व करेंगे बेटा। और उसके बाद जो है विल बी टेकिंग द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। राइट, क्वेश्चन आपके पास है, an aqueous solution of urea has mole fraction of urea या solute equal to 0.2. Calculate the mass percentage of urea solution. आपको बेटा इस बारी मोल फ्रैक्शन सल्यूट का दिया हुआ है, और आपको सॉल्यूशन की मास परसेंटेज पूछी गई है कि बाय मास सॉल्यूशन में कितना यूरिया का परसेंटेज होगा। जब भी आपको बेटा मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन में दिया जाए, तो वो एक टर्म, वो इंफॉर्मेशन काफी होती है ताकि आप मास परसेंटेज निकाल पाएं। ठीक है, और आगे देखेंगे आप उससे आसानी से मोलैलिटी भी निकाली जा सकती है। ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सो वंस आई से मोल फ्रैक्शन इज 0.2, या फॉर दैट मैटर आपको कुछ भी मोल फ्रैक्शन दिया गया है सल्यूट का, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इस मोल फ्रैक्शन को आप लिखा करोगे इन P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म मींस आप इसको लिखोगे 2/10। 2/10 का मतलब होता है 1/5। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1/5, चूंकि मोल फ्रैक्शन आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। चूंकि अगर यहां पे आपका सल्यूट जो है वो यूरिया है, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर 1/5 आता है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया सल्यूट है, यू विल एज्यूम दैट टू बी इक्वल टू 1, और जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वाटर, यू विल एज्यूम दैट टू बी इक्वल टू 4। बिकॉज इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स तो थे। सो अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/5 था, तो दैट मींस चूंकि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो दैट मींस यूरिया के अगर आप 1 मोल कंसीडर करोगे, टोटल मोल्स 5 आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। 5 में से 1 मोल तो यूरिया का था ही था, तो वाटर के 4 मोल्स होंगे। जो ही आपको बेटा मोल्स पता चले दोनों कंपोनेंट्स के, बस अब करना क्या है, इनको मास में कन्वर्ट करना है और मास परसेंटेज निकालनी है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपके पास बेटा 1 मोल है, तो मास ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा फिर? सो मास ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू, क्योंकि यू नो कि 1 मोल ऑफ यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 60 NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होती है उसकी, और अगर आप मॉलिक्यूलर मास इवैल्यूएट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 60। क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो उसका 1 मोल जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 60 ग्राम्स, इजंट दैट? इसी तरह से सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन की बात हुई है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहां पे 4 है, तो मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन में कितना होगा? दैट विल बी 4 इनटू मास ऑफ 1 मोल, आपको पता है दैट्स 18 ग्राम्स। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 4 8 और 32, 3 आपका कैरी हो गया, 4 प्लस 4 1 और 4, ये हो गया आपका 72 ग्राम्स। तो दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? अब अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, यू नो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वी हैव गॉट द मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? आप इनको बेटा ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास बनेगा 132 ग्राम्स। नाउ यू सी, आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। आपको पूछा गया था मास परसेंटेज सॉल्यूशन का इवैल्यूएट करिए,
सो अगर मुझे निकालना है बेटा मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, राइट, that urea solution that should be equal to mass of urea कितना होगा, because it is the mass of solute divided by total mass of solution multiplied by 100. It is mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100, right? So mass of solute आपने निकाला कितना था बेटा, वो 60 grams divide by mass of solution आपके पास कितना है, that is 132 grams, right बेटा? Then we have multiplied by 100, ठीक है। अब जाके इसको आप अप्रोक्सीमेटली जो है इवेलुएट कर सकते हैं एंड आपका आंसर जो है फाइनली आपको मास परसेंटेज ऑफ यूरिया जो होगा वहां से निकल आएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यू कैन जस्ट फिनिश इट ऑफ। क्लियर? तो ये हमने बेटा कल, क्योंकि कल मैंने आपको मास परसेंटेज को यूज करके मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था, आज हमने मोल फ्रैक्शन को यूज करके बेटा मास परसेंटेज निकालना सीखा। याद रखना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर आप फॉर्मूला रिलेशंस याद करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जितना आप कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझ के पढ़ोगे, उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। इंटरप्रिटेशन इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमें कौन सी रिलेशन यहां पे यूज करी बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड द परसेंटेज, हमने तो कोई रिलेशन यूज ही नहीं करी। हमने मोल फ्रैक्शन को इंटरप्रेट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2 का मतलब क्या होता था, फिर उस मोल फ्रैक्शन की टर्म जो थी उसको समझा, 1/5 का मतलब क्या था, फिर जाके बस अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे बेटा हमने यहां पे मास परसेंटेज जो है सॉल्यूशन का निकाल दिया, राइट। यही चीज आपको ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में करना है कि आपका पूरा फोकस जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। बहरहाल बेटा, सो दैट वाज माय थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, राइट, इसको बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी जो है बेटा इसको अब डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। So you can write the definition yourself as well. It is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. मान लीजिए बेटा मेरे पास V लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी सोल्यूशन, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डाल के सोल्यूशन बना दिया। अब ये जो सोल्यूशन है बेटा इसकी डेफिनेटली कुछ कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन तो बन गया कुछ ना कुछ। लेकिन अगर उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहां पे एक्सप्रेस करना चाहूं बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, राइट, तो बाय डेफिनेशन मेरा सॉल्यूशन जो भी बना, मान लीजिए इसका टोटल वॉल्यूम बन गया बेटा V लीटर्स, तो इस V लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के चले गए, लेट इट बी NB मोल सोल्यूट के चले गए, ठीक है। अगर V लीटर सॉल्यूशन में NB मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने डिसॉल्व किए थे, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे, दैट शुड बी NB डिवाइडेड बाय V, इजंट दैट बेटा। सो V लीटर्स में NB मोल्स 1 लीटर में आएगा NB डिवाइडेड बाय V। सो NB डिवाइड बाय V का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को तो मोलैरिटी कहा जाता है। सो मोलैरिटी जो है बाय डेफिनेशन बेटा प्लीज रिमेंबर इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और जहां तक बेटा इसके यूनिट्स की बात है, इसके यूनिट्स बनेंगे आपके लिए मोल्स पर लीटर, राइट, यू अंडरस्टैंड दैट। अब अगर आपके पास बेटा ये मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन है, आप जाके आप इस मोलैरिटी इक्वेशन को बेटा फिर एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये मोलैरिटी जो आपके पास होती है दैट विल बी इक्वल टू ये NB जो आपके पास है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड यू नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, दैट इज द मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस को अगर आप मास के साथ रिलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चूंकि NB छुआसा बराबर WB डिवाइडेड बाय MB, सो NB के बदले में आई कैन राइट दैट WB divided by MB, right बेटा, divided by this is the volume in liters, ठीक है। अब यहां पे बेटा मैं एक और यहां पे चेंज करूंगा, वॉल्यूम इन लीटर्स जो है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर्स लिखना चाहूंगा। आपको पता है बेटा कि 1000 ml वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है।
1 ml वॉल्यूम जो है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होगा। अगर मेरे पास V मिलीलीटर वॉल्यूम है, 1 ml इतने लीटर्स है, तो V ml कितने हो गए? दैट विल बी V/1000 लीटर्स, राइट। तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास है, दिस इज दैट लीटर वॉल्यूम, मगर इसमें जो V का वैल्यू है वो मिलीलीटर वैल्यू है। ये जो वॉल्यूम हमारे पास है ये लीटर वॉल्यूम है, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये लीटर वॉल्यूम है। मैं इस V लीटर के बदले में ये चीज लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। सो आई कैन राइट मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू, ये हो गया WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वी हैव, ये V लीटर्स के बजाय आई कैन राइट बेटा 1/V/1000 लीटर्स, मगर जो V यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वो वैल्यू बेटा मिलीलीटर वैल्यू था, because 1 ml is this liters, V ml is this multiplied by V, that means V का वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था मिलीलीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। बहरहाल तो अगर आप यहां पे मोलैरिटी की बेसिक इक्वेशन निकालेंगे, दैट विल बी WB डिवाइडेड बाय MB, ये 1000 आपके पास ऊपर आएगा बेटा, दिस विल बी 1000 डिवाइड बाय V, राइट। नो डाउट दिस वॉल्यूम इज इन लीटर्स, लेकिन जो यहां पे V का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना है वो मिलीलीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उस मिलीलीटर वैल्यू को 1000 से डिवाइड करने के बाद आपने ऑलरेडी उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये आपके पास बेटा फाइनल एक्सप्रेशन आता है टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। फाइन। अब इस इक्वेशन में ये WB क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ये MB क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जिस भी सोल्यूट की बात हो रही है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, मगर ये 1000 जो है ऑटोमेटिकली इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन यूनिट जो यहां पे है बेटा वो लीटर्स ही है, लेकिन बस वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना है वो मिलीलीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप इट दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हमारे पास बेटा मोलैरिटी की हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, ठीक है। मैं यहां पे एक और चीज करना चाहूंगा बेटा, मैं इस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूंगा सॉल्यूशन में कितने होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी आप लिखते हैं NB डिवाइडेड बाय V, अब अगर मुझे NB चाहिए वो किसके बराबर आएगा? दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आप अपनी नोटबुक पे मेंशन करोगे वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट बेटा। एक और चीज है, मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि ये वाली टर्म जो है, ठीक है ना, ये वाली टर्म जो है WB डिवाइडेड बाय MB, फाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, बिकॉज हमने WB बाय MB जो है वो तो NB के बराबर था। अगर मैं इस इक्वेशन में, फाइन, चलिए मैं इसको यहां पे रब भी कर देता हूं, फाइन, तो मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा बेटा NB इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय V। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का एक और तरीका भी है, that is molarity into volume in milliliters divided by 1000, right बेटा। सो वही चीज मैं यहां पे यूज करूंगा। सो ये तो हमारे पास NB निकालने का एक तरीका था, दूसरा तरीका ये भी है, NB will be equal to molarity into volume in milliliters divided by 1000, फाइन। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया सोल्यूट के सोल्यूशन में कितने होते हैं। तीसरी बात जो आपने यहां पे याद रखनी है बेटा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। एक मोल जो है इसमें 1000 मिलीमोल्स होते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं कि 1 मीटर लेंथ में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, मिली मींस 1/1000, राइट। इसी तरह से बेटा एक मोल का 1000वां हिस्सा जो है उसको कहते हैं मिली मोल, और 1000 मिलीमोल्स कंबाइन होके एक मोल बनाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं M इंटू V इंटू 1000, राइट। अगर आप मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर्स, 2 मीटर्स इज 2 इंटू 1000, 5 मीटर्स इज 5 इंटू 1000। सो अगर आप मीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइकवाइज अगर आप मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना चाहें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर मुझे कभी मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़े, राइट बेटा, so this is millimoles of solute in the solution phase. Please remember that millimoles of solute will be equal to जितने भी मोल्स आपके पास होंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, isn't that? अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास तो इसके बराबर होते हैं, so I can say जो millimoles, right, जो मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा मेरे पास होंगे इन द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू
एन बी के बजाय आई कैन राइट दिस वे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय 1000, ये तो नंबर ऑफ मोल्स थे, मल्टीप्लाइड बाय जो हमने कन्वर्शन फैक्टर में 1000 मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। तो ये और ये आपका कैंसल आउट हो गया बेटा। तो मेरे पास एक कंक्लूजन यहां पे आएगा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इन द सोल्यूशन फेज दैट शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ये बात याद रखनी है। और इस पूरे स्लाइड में ये वाली स्लाइड जो आपके सामने है, इस पूरी स्लाइड में सिर्फ अब दो चीजें आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन फेज इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। So whenever you have the product of molarity and volume in liters, that product will always give you number of moles of solute in the solution phase. लेकिन अगर आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, सोल्यूशन में कितने मौजूद थे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन फेज इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, बट नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन फेज इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। बिकॉज ये चीज हमें बहुत काम आएगी जब हम आगे बेटा अपने कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। सो दैट वाज वन मोर थिंग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं बेटा फ्रॉम दिस मोलैरिटी इक्वेशन। विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये तो हमारी एक फॉर्मूला होगी बेटा, और उस फॉर्मूला पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज हमने इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इतने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, आप सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करिए, या कभी मोलैरिटी वहां से दी गई, मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा गया, ठीक है ना। तो वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम्स बनती है बेटा, वो चीजें टैकल करना बहुत आसान होता है। फाइनली हम उस पे भी एक आध प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर रहा हूं। देन आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, मोलैरिटी में डाइल्यूशन फॉर्मूला, या फिर इसको मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन बी कहा जाता है। ठीक है ना। देखो बेटा क्या मसला है, मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन था, राइट, कोई सोल्यूशन था, और इस सोल्यूशन में आपके पास कुछ सोल्यूट भी मौजूद था, कुछ सोल्यूट भी इस सोल्यूशन में मौजूद था। ये सोल्यूट बेटा सोल्यूशन में मौजूद है, ये सोल्यूट सोल्यूशन में मौजूद है। तो सोल्यूशन में जो भी सोल्यूट आपका मौजूद था, तो अकॉर्डिंगली उस सोल्यूशन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, राइट। अगर इस सोल्यूशन को कुछ और सॉल्वेंट ऐड किया जाए, ठीक है, अगर इस सोल्यूशन को कुछ और सॉल्वेंट ऐड किया जाए, क्योंकि मोलैरिटी आप डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो जो भी आपके पास बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतने ही हैं, लेकिन सॉल्वेंट ऐड करने से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगी। किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी को कम करना नॉट बाय द रिमूवल ऑफ द सोल्यूट बट बाय द एडिशन ऑफ मोर ऑफ सॉल्वेंट, इसको कहते हैं डाइल्यूशन। कैसे बना जिगर? डाइल्यूशन। और याद रखिएगा कि डाइल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन हुआ करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा आफ्टर डाइल्यूशन भी हुआ करते हैं। सिर्फ जो चीजें चेंज हो जाती हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज होता है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन चेंज होता है, मगर पानी ऐड करने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कैन आई मेक ए स्टेटमेंट हेयर, डाइल्यूशन फॉर्मूला के लिए कैन आई मेक ए स्टेटमेंट हेयर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, या चलो आई विल राइट इट number of moles of solute, right, before dilution, ठीक है, before I add any water, any additional water to the solution, जो number of moles of solute before dilution थे, that will be always equal to number of moles of solute after dilution, right, number of moles of solute after dilution। ये असल में क्रक्स बनता है बेटा डाइल्यूशन फॉर्मूला के लिए। अब देखिए, जब आपने अभी डाइल्यूशन नहीं किया था, ये सोल्यूशन जो है बेटा, इसकी कुछ अपनी मोलैरिटी थी m1, इसका कुछ अपना वॉल्यूम था v1। अभी आपने देखा था
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट बेटा। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो डाइल्यूशन से पहले अगर मोलैरिटी m1 थी, अगर वॉल्यूम v1 था, m1 इंटू v1 जो आपके पास है बेटा, ये असल में आपको क्या देगा, ये आपको देगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन फेज कितना मौजूद है। इज दैट पार्ट क्लियर? बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था। उसके बाद जब हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने की वजह से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज हो गया, लेट दैट वॉल्यूम बी v2, एंड उसकी वजह से मोलैरिटी भी चेंज हो गई, लेट दैट मोलैरिटी बी m2। मगर m2 इंटू v2 फिर से क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मगर दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, इजंट दैट बेटा। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ सोल्यूट, बट दिस वन इज आफ्टर डाइल्यूशन। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, वो आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया। सो दैट मीन्स बेटा मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन इज m1v1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2v2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है बेटा इसको कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में ये m1 जो है दिस इज बेसिकली टेकन एज द मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, राइट? This is molarity before dilution. ये V1 जो है बेटा this is volume of solution before dilution. Dilution से पहले volume of solution कितना था, ठीक है ना। ये M2 जो आपके पास बनेगा this is actually molarity after dilution, right? This is molarity after dilution. और जो आपके पास बेटा ये V2 है this is volume of solution after dilution. This is volume of solution after dilution, right? अब मुझे बताइए बेटा इनमें से, चूंकि मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो गया, मोलैरिटी कम हो गई, तो बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी ज्यादा था एंड आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी कम, राइट? सो कैन आई से दैट m1 is actually greater as compared to m2। पहले वॉल्यूम कम था लेकिन बाद में कुछ और वॉल्यूम आपने सॉल्वेंट का ऐड कर दिया, तो V2 का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन V1। क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन में आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, आप वाटर ऐड करते हो, ठीक है ना। अब वाटर आपने कितना ऐड कर दिया वो भी आप खुद समझ लीजिए, आई विल गेट बैक। पहले आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था V1, राइट? बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था V1, फिर आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और फाइनल वॉल्यूम आपने कहां तक पहुंचाया, V2 तक। तो चूंकि V1 पहले ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और वाटर ऐड करने के बाद आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है बेटा V2 तक पहुंचा दिया, फाइन, V2 तक पहुंचा दिया। तो इन द मीन टाइम आपने जो वाटर ऐड किया है तो वो कितना ऐड किया है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, V1 से V2 तक हमने वाटर ऐड कर दिया है। दैट मींस बेटा जो आपने वाटर ऐड किया होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इज दैट पार्ट क्लियर? अब इस पर्टिकुलर टर्म पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन आपको दो अलग अलग तरह का पूछा जाता है। सपोज कभी आपको दिया गया हमारे पास एक सॉल्यूशन था ऑफ दिस मोलैरिटी ऑफ दिस वॉल्यूम, राइट, ऑफ दिस मोलैरिटी ऑफ दिस वॉल्यूम, हमने इसको सॉल्व डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस मच। आप बताइए फाइनल मोलैरिटी क्या है? दैट मींस मुझे m2 निकालना है, m2 विल बी इक्वल टू m1v1 डिवाइडेड बाय v2। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, आपको ये कहा जाएगा हमारे पास कोई सॉल्यूशन था ऑफ दिस मोलैरिटी ऑफ दिस वॉल्यूम, हमने इसको डाइल्यूट किया टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस मच, राइट? आप बताइए इस डाइल्यूशन में हमने वाटर कितना ऐड किया है? तो आपने क्या करना है बेटा कि आपको सपोज या आपको ये कहा गया कि इनिशियल मोलैरिटी ये, इनिशियल वॉल्यूम ये, फाइनल मोलैरिटी हमारे पास है m2। आप बताइए इस डाइल्यूशन में हमने कितना वाटर ऐड कर दिया? क्योंकि m2 m1 v1 सब दिया हुआ है, तो अब यहां से पहले निकालोगे v2। जो ही आपको V2 पता चला बेटा, V2 माइनस V1 जो है वो आपको बताएगा कि हमने वाटर कितना ऐड किया हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इस तरीके से इस डाइल्यूशन फॉर्मूला पे बेटा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो मैंने आपके सामने रख दिए। विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हम बेटा इन सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते हैं, मैं बेटा बात करूंगा आगे नेक्स्ट वाले केस की। तो ये तो वाटर हो गया बेटा, इस डाइल्यूशन में कितना ऐड किया जाता है। I hope this point is clear. Then I'll be talking about the next one that is called as bench molarity.
दिस इज कॉल्ड एज बेंच मोलैरिटी, राइट। देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं केमिकल्स बेटा, वो डायरेक्ट हमारी लैब्स में आते हैं, चाहे रिसर्च लैब्स की बात करें या स्कूल लैब्स की बात करें, व्हाटएवर। तो वो जो सॉल्यूशंस बेटा हमें डायरेक्ट कंपनीज से आते हैं, वी जस्ट कलेक्ट देम एंड पुट देम ऑन द बेंचेस और द रैक्स इन द लैब, राइट। और उन सॉल्यूशंस को बेटा जो डायरेक्ट हमें कंपनी से आते हैं हमारी छेड़खानी के बगैर, उनको बेंच सॉल्यूशंस कहा जाता है। और उनकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो भी मोलैरिटी होगी बेटा, उसको बेंच मोलैरिटी कहा जाता है। अगर उस सॉल्यूशन की जो आपको बेटा डायरेक्ट कंपनी से मिला है, अभी आपने उसको खोला भी नहीं है, आप उसकी मोलैरिटी देखना चाहते हैं क्या है, राइट। तो उसकी बेंच मोलैरिटी को इवैल्यूएट करने के लिए बेटा हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला लगती है, हालांकि इसको डिराइव भी किया जा सकता है, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। And that bench molarity formula it is given by the expression, it is percentage purity multiplied by density multiplied by 10 divided by the molecular mass of solute, right। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे बेटा उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने के लिए। अब ये जो परसेंटेज प्योरिटी है, जिसको मैं परसेंटेज पी भी लिख सकता हूं, ये असल में सॉल्यूशन का मास परसेंटेज होता है। अगर आपने कभी भी लैब में कभी भी प्रैक्टिकल किया हो, कभी गए हो लैब में, तो वहां पे आपके पास जो भी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, हर एक सॉल्यूशन की अपनी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है। और उसमें स्पेसिफिकेशन में या तो परसेंटेज प्योरिटी लिखा होता है, या तो बेटा आपको मास परसेंटेज लिखा होता है, या कभी कभी लिखा होता है एसए, ESSAY, वो भी होता है बेटा यही कितना परसेंट सॉल्यूशन है, राइट। तो ये परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है कितना मास परसेंटेज सॉल्यूशन का है, वो आपको वहां से दिया जाता है। ये स्मॉल डी जो है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मगर प्लीज रिमेंबर इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स पर मिलीलीटर, मगर 1 milliliter वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 centimeter क्यूब, so it will be either grams per milliliter या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये आपके पास बेटा डेंसिटी हो गया। उसके बाद m, ये 10 जो है फॉर्मूला का है, ये MB रिप्रेजेंट करता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास, क्योंकि आपको पता है उनका वैल्यू सेम बनता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो जहां तक बेटा बात है यूनिट्स की, तो इट इज बेसिकली द मोलर मास, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप बस बेटा वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ दीज डिफरेंट टर्म्स, राइट। और इसके जो यूनिट्स होते हैं बेटा, MB असल में मोलर मास है, इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम्स पर मोल, मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो। 12। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को यूज करके उस सोल्यूशन की मोलैरिटी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसको बेंच मोलैरिटी कहा जाता है। अब ये वाली फॉर्मूला सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड बेंच सॉल्यूशंस के लिए नहीं है। आपको न्यूमेरिकल में कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के बारे में कहा गया, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी सपोज 10% है मास, इट इज 10% बाय मास, राइट। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ये है, आप बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। फॉर्मूला आपके पास है, 10% बाय मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का पता ही होता है, आप सॉल्यूशन की मोलैरिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बेटा एक सॉल्यूशन के बारे में कहा गया, इट इज 10% बाय मास हैविंग डेंसिटी दिस, राइट। फिर आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हम डाइल्यूट करेंगे ताकि हम कोई और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकें ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। दैट मींस अब जाके आपको दो कॉन्सेप्ट बेटा कंबाइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो चूंकि डाइल्यूशन की बात हो रही है, तो डाइल्यूशन का तो बाद में देखते हैं, पहले जिस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पता होनी चाहिए। क्योंकि आप बेंच सॉल्यूशन की बात कर रहे हो बेटा, इसको डाइल्यूट कर रहे हो, क्योंकि बेंच सॉल्यूशन की मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं दी थी, उसकी परसेंटेज प्योरिटी दी थी, उसकी डेंसिटी दी थी। व्हाट यू विल डू इज दैट, जो वो मास परसेंटेज या डेंसिटी आपको दी वगैरह थी बेटा, आप इसको यूज करके पहले बेंच मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे, विच विल बी द हाईएस्ट पॉसिबल मोलैरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसको बेटा M1 का नाम देंगे। क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन हैज टू बी डाइल्यूटेड, क्योंकि उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आप डाइल्यूट कर रहे हो वो आपके पास है V1। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके पहले M1 निकालोगे, उसके बाद V1 जो है आपको पूछा गया है, M2 बनेगा मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, वो आपको वहां से दिया गया, V2 बनेगा वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, वो भी आपको वहां से दिया जाएगा।
आप आराम से बेटा वहां पे V1 निकाल सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि मिक्स्ड, पहले दो कॉन्सेप्ट्स पे मिक्स्ड प्रॉब्लम जो है आपको किस तरह से पूछी जा सकती है और आपको कैसे बेटा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज दिस पार्ट क्लियर? सो दैट वाज माय बेसिकली थर्ड इक्वेशन फॉर मोलैरिटी। सो पहली हमने ली थी बेटा सिंपल इक्वेशन, दैट वाज WB/MB × 1000 / V। उसके बाद हमने लिया डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 = M2V2। उसके बाद बेंच मोलैरिटी परसेंटेज प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। इसके बाद बेटा हम आगे जाएंगे एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास बेटा दो तीन मिक्सचर्स बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मिक्सचर ऑफ सेम सबस्टेंस। मान लीजिए आपके पास दो तीन सॉल्यूशंस ग्लूकोज के थे, आपने उनको मिक्स कर दिया, उनकी डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटीज थी, आपको मिक्सचर की मोलैरिटी पूछी गई। आपके पास सपोज दो तीन सॉल्यूशंस HCl के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के थे, आपने उनको मिक्स कर दिया, क्वेश्चन आपको रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी पूछ रहा है। सो इन केस अगर आपके पास सेम सबस्टेंस है बेटा, ठीक है ना, सेम सबस्टेंस का सॉल्यूशन, सेम सबस्टेंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और आपने इनको मिक्स कर दिया, फिर रिजल्टिंग मिक्सचर की आपको मोलैरिटी पूछी गई, तो कैसे करना है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले बेटा मैं मिक्सचर, ठीक है, जो मेरे पास मिक्सचर होगा उस मिक्सचर की मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। दैट रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स, राइट, टोटल मोल सॉल्यूशन के मौजूद होंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज सिंपल, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं मोलैरिटी की। मोलैरिटी बाय डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जब एक ही सबस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आपने उनको मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन जो भी बनेगा बेटा उसका कुछ वॉल्यूम तो टोटल बनेगा और उसमें तो टोटल मोल सोल्यूट के कुछ जरूर रहेंगे। तो अगर मैंने फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है, दैट मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर विल बी इक्वल टू, दैट रिजल्टेंट मोलैरिटी विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मसला यह है, जो आपके पास टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा सॉल्यूशन में मौजूद होंगे इन द फाइनल मिक्सचर, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1 plus we have number of moles of solute from solution 2 plus we have number of moles of solute from solution 3, then we have so on. simple as that, right? क्योंकि different solutions, ठीक है, different concentrations के solutions मगर एक ही substance के mix हुए, तो total mole जो mixture में आएंगे that will be equal to number of moles of solute from solution 1 plus number of moles of solute from solution 2 plus number of moles of solute from solution 3, right? So NB total की अगर हम बात करेंगे बेटा, that will be equal to, क्योंकि आपको पता है कि NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एम आई राइट बेटा? सो जो पहला सॉल्यूशन आपके पास था उसकी मोलैरिटी अगर मान लीजिए M1 थी, उसका वॉल्यूम अगर बेटा V1 था, ये पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उस सॉल्यूशन के कितने थे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन 2, दैट विल बी उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इंडिविजुअली क्या थी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम कितना था प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन 3, दैट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन 3 की अपनी मोलैरिटी क्या थी इनटू उसका अपना वॉल्यूम क्या था, देन वी हैव प्लस सो ऑन। क्योंकि टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा इंडिविजुअल मोलैरिटीज के साथ हमने रिलेट कर दिया, अब जाके बस ये इक्वेशन यहां पे सबस्टिट्यूट करनी है, आपके पास बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी जो है उसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सो रिजल्टेंट मोलैरिटी विल बी इक्वल टू NB टोटल, मगर NB टोटल किसके बराबर है बेटा, दैट इज M1V1 प्लस वी हैव M2V2 प्लस वी हैव M3V3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय आपके पास ये V टोटल आ गया। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है बेटा, ये आपको रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलैरिटी बताएगा जब आपने सेम सबस्टेंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया। फाइन, तो फाइनल मिक्सचर में रिजल्टेंट मोलैरिटी आपके पास किस फॉर्मूला से आएगी, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V टोटल। व्हाट डज M1 रिप्रेजेंट, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1। व्हाट डज V1 रिप्रेजेंट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। M2 इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, M3 इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन
solution 3 and V3 is the volume of solution 3 and V total will be basically equal to V1 plus V2 plus V3 या जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होगा बेटा उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा दैट विल बी बेसिकली दिस वन। यहां पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको सॉल्यूशंस का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया गया था सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम रिप्रेजेंट क्या करता है मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। तब जाके बेटा जो मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने लिखी थी आपने अगर आप मिली मोल्स का याद करेंगे बेटा आपने लिखे थे आपने मिली मोल्स के लिए एक इक्वेशन बनाई थी मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट आर इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स राइट। तो अगर मैं यहां पे मोलैरिटी की इक्वेशन बनाऊं मोलैरिटी की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। इज दैट पार्ट क्लियर? सो जिस तरह से मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, लाइकवाइज अगर इन टर्म्स ऑफ मिली मोल्स देखा जाए मोलैरिटी की डेफिनेशन बनती है मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। सो इन केस आपको ये वॉल्यूम क्वेश्चन में मिलीलीटर्स में दिया गया था तब जाके बेटा इनका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 2, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 3 और नीचे जो वॉल्यूम होगा बेटा टोटल वॉल्यूम वो भी ऑब्वियसली मिलीलीटर्स में होगा बिकॉज जब भी आप मोलैरिटी निकालना चाहते हैं फ्रॉम द मिलीमोल्स तो वॉल्यूम जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है बेटा वो मिलीलीटर वॉल्यूम होता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो इन केस वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर्स तो ये टोटल वॉल्यूम भी किस में लेना पड़ेगा मिलीलीटर्स में, तब जाके मोलैरिटी की डेफिनेशन बनेगी मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन राइट। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में ले रहे हो तब जाके मोलैरिटी की डेफिनेशन बनती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की दो डेफिनेशंस आप याद रखेंगे आज से बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। सो दैट वाज अबाउट कि अगर मिक्सचर सेम सबस्टेंसेस का होगा तो वहां पे रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकाली जा सकती है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन। ओके, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आप डिफरेंट सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हो। सपोज आपने HCl सॉल्यूशन को H2SO4 सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया और उसके साथ आपने HNO3 भी मिक्स कर दिया राइट। इसकी अपनी कुछ मोलैरिटी थी लेट दैट बी M1, इसका अपना वॉल्यूम था V1, इसकी अपनी मोलैरिटी थी M2, इसका अपना वॉल्यूम था V2, इसकी अपनी मोलैरिटी थी M3, इसका अपना वॉल्यूम था V3। इज दैट पार्ट क्लियर? तो जब आपने बेटा इनकी इंडिविजुअल मोलैरिटीज इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम्स की बात करी उसके बाद आपने इन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया। चूंकि HCl भी एसिड है ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H2SO4 भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, HNO3 भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो जब ये तीनों सॉल्यूशन में जाएंगे बेटा तो वहां पे H पॉजिटिव जो है वो इनका कॉमन आयन बनेगा राइट। H पॉजिटिव बेटा इन सब के लिए बनेगा कॉमन आयन और आपको इसी कॉमन आयन की मोलैरिटी जो है बेटा वो सॉल्यूशन में पूछी जाती है। इजंट दैट? अब खुद समझ लीजिएगा। अभी आपने बेटा मोलैरिटी की जो डेफिनेशन बनाई थी ठीक है, ओके सो अभी आपने जो रिजल्टेंट मोलैरिटी की डेफिनेशन बनाई थी दैट वाज लाइक दिस M1V1 प्लस वी हैव M2V2 प्लस वी हैव M3V3 डिवाइडेड बाय V टोटल। ठीक है, बात आराम से समझना। मैं इसी इक्वेशन को यूज करके बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी कॉमन आयन की भी निकालूंगा। आई विल राइट इट हियर, दिस इज द कॉमन आयन। ठीक है, सपोज बेटा एक सॉल्यूशन मेरा HCl था जिसकी मोलैरिटी थी M1V1, एक सॉल्यूशन मेरा H2SO4 था जिसकी मोलैरिटी थी मान लीजिए M2V2, एक और सॉल्यूशन मान लीजिए H3PO4 था और एज्यूम करेंगे बेटा ये 100% आयोनाइज होता है तो इसकी मोलैरिटी मान लीजिए M3V3, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम प्रोडक्ट मान लीजिए M3V3। ठीक है, बात आराम से समझना। चूंकि M1 इंटू V1 जो है ये क्या देगा बेटा, दिस विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। मगर चूंकि एक HCl जो है वो सिर्फ एक ही H पॉजिटिव दे रहा है, सो वट एवर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन 1 same is the number of moles of H positive as well। बात समझना बेटा। So number of moles of HCl here will be equal to M1V1
लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आएंगे बेटा फ्रॉम दिस, दैट विल बी ऑल्सो M1V1, बिकॉज एक HCl एक H पॉजिटिव दे रहा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. सो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl M1V1 थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव विल बी ऑल्सो M1V1. लाइकवाइज अगर आप H2SO4 की बेटा बात करेंगे, अगर H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे आप, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 की जब आप बात करोगे, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू M2V2, राइट, दैट विल बी इक्वल टू M2V2, उसमें तो कोई दो राय नहीं. मगर एट द सेम टाइम चूंकि एक एक H2SO4 दो दो H पॉजिटिव दे रहा है, सो जब एक H2SO4 ने दो H पॉजिटिव दिए, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, राइट बेटा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर इतने हैं, ओके, सो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपके पास इतने हैं M2 into V2, तो मुझे बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर आएंगे, दैट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, राइट, दैट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, राइट. मगर चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपके पास है M2V2, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव विल बी ट्वाइस ऑफ M2V2, राइट. मगर यहां पे ये 1 टाइम्स लिखना, यहां पे 2 टाइम्स लिखना, लाइकवाइज यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव की जब आप बात करोगे, दे विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 H3PO4, राइट, क्योंकि एक एक H3PO4 तीन तीन H पॉजिटिव दे रहा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4. मगर आपको पता है बेटा, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव देता है उसको वेलेंसी कहा जाता है. सो HCl की वेलेंसी यहां पे 1 है, राइट बेटा, H2SO4 की वेलेंसी 2 है, H3PO4 की वेलेंसी 3 है. तो आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है बेटा कि जब भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव निकालने होंगे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड को बेटा वेलेंसी से मल्टीप्लाई करना है? एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. सो कैन आई मेक ए जनरल स्टेटमेंट हियर, can I make a general statement here कि number of moles of H positive from an acid, that will be always valency times the number of moles of the acid, right, that will be valency times the number of moles of acid. HCl की valency थी 1, number of moles of H positive were equal to number of moles of HCl. H2SO4 की valency थी 2, number of moles of H positive were twice the number of moles of acid. H3PO4 की valency थी 3, number of moles of H positive were 3 times the number of moles of acid. Isn't it बेटा? तो इस तरह से आप जब भी common ion की molarity निकालना चाहें, that will be always the number of times that ion is present in one molecule multiplied by उसके अपने number of moles बेटा कितने होते हैं. मगर acid के अपने number of moles कितने हैं? So number of moles of, मैं आप generalize करूंगा बेटा, number of moles of common ion जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉमन आयन जो है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू वेलेंसी इनटू, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आपको देता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टेंस, मगर Z से मल्टीप्लाई करने से, वेलेंसी से मल्टीप्लाई करने से ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉमन आयन देता है इन दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस कितने होंगे. इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? अब जाके अपनी हम टर्म में वापस आएंगे, अपनी फॉर्मूला पे वापस आएंगे. क्योंकि कॉमन आयन की जब आप मोलैरिटी लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट number of moles of common ion from substance 1 plus number of moles of common ion from substance 2 plus number of moles of common ion from substance 3, right? So number of moles of common ion from substance 1, that will not be M1V1, that will be Z1 M1V1, अभी मैंने दिखा दिया. इसी तरह से number of moles of common ion from species 2, that will be Z2 M2V2, and this will be basically Z3 M3V3 divided by V total. Is that part clear बेटा? तो ये फर्क रहता है मोलैरिटी ऑफ द सेम सबस्टेंस के सॉल्यूशंस में एंड मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन के सॉल्यूशंस में बेटा, ये हमारे पास डिफरेंस रहा करता है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन कैसे निकालेंगे. इसमें कुछ और भी चीजें हमारे पास बाकी हैं, लेकिन इट विल बी टू लॉन्ग फॉर टुडे. हालांकि मैंने सोचा था कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस टुमारो. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड बेटा, अल्लाह हाफिज.